अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक हैं डियर्स। एसिड्स एंड बेसिस के मुतालिक हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसके पहले जो दो थ्योरीज़ हैं और इसके अलावा जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, कुछ इसके रिएक्शंस थे, वो सारे मैं आपको पिछले चैप्टर में उसके रिवाइज़ कर चुका हूँ। टुडे जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेवाइस का जो कॉन्सेप्ट है। पिछले दो टॉपिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था अरहीनियस था। अरहीनियस ने हमें बताया कि हर वो सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सब्सटेंस के अंदर आपको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करती है वो हमारे पास एसिड्स कहलाती है। इसी तरह लोरी एंड ब्रांस्टेड का एक डिफरेंट किस्म का कंसेप्ट था। फिर उसके लिए लोरी का एक डिफरेंट किस्म का कंसेप्ट था और वो ये था कि हर वो सब्सटेंस जो कि आपको प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। प्रोटॉन का मतलब होता है डियर्स हमारे पास हाइड्रोजन का आयन, H+ आयन जिसको हम कहते हैं। तो हाइड्रोजन के पास चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो भी लूज़ कर ले H+ बन जाए तो उसके पास जस्ट एक ही प्रोटॉन रह जाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो लोरी एंड ब्रांस्टेड ने बताया कि हर वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन देता है यानी H+ आयन देता है, वही बात है, तो वो हमारे पास एसिड्स कहलाएंगे और वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेसिस कहलाएंगे। कुछ इसी किस्म का जो कॉन्सेप्ट था ये जो यानी इन जो दो रूल्स थे अरहीनियस का और लोरी एंड ब्रांस्टेड का, इन्होंने काफ़ी एसिड एंड सब्सटेंसेस की चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर लिया था। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो कि इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आ रही थी, तो उनके लिए हमने एक डिफरेंट किस्म का रूल लेवाइस ने हमें दिया कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉनों से थोड़ा सा हटके है। वो हमें क्या बताता है, सिंपल सी आप उसमें समझ जाएं कि वो हमें ये कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो हमारे पास एसिड कहलाता है। यानी हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा या इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर एक्सेप्ट कर ले वो एसिड है, और हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दे यानी दे दे किसी को, वो हमारे पास बेस कहलाता है। तो अब सब्सटेंस क्या होता है? जो हमारे पास सब्सटेंस हमारे पास आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एनीथिंग। अब इसको वन बाय थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि एसिड क्या कहता है अकॉर्डिंग टू लेवाइस। सब्सटेंस वो क्या करे, सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर एक्सेप्ट कर ले वो हमारे पास एसिड्स कहलाएगा। अब सब्सटेंसेस जैसे मैंने कहा कि वो हमारे पास आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं, एनीथिंग ETC। अब ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्या ऐसा रीज़न है? ज़ाहिर बात है इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी तो जाके ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, ये काफ़ी मैं बार बार इस चीज़ की डिस्कशन कर रहा हूँ कि एटम्स या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट कर रहे होते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए आखिरी वाले शेल्स के अंदर, या उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉनों का गेन लॉस शेयरिंग वो मोस्टली कर रहे होते हैं अपने नीड्स को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब हमारे पास ये ऐसे कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? मोस्टली अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि मोस्टली जो सिंपल कैटाइन होते हैं, सिंपल कैटाइन एसिड्स की बात कर रहा हूँ डियर्स, सिंपल कैटाइन जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन का आयन को देख लें। हाइड्रोजन का आयन डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है। अगर इसका एक यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको आप ऐसे लिखें, अगर इसका एक ही इलेक्ट्रॉन आप निकाल दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाकी रह क्या गया? सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर जो प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो H+ को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बाकी उसके पास एक प्रोटॉन बच जाता है, जिसकी वजह से आप हाइड्रोजन आयन को आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो
लेवाइज हमें ये बता रहा है कि सिंपल जो कैटाइन होते हैं वो आपके पास एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो एसिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल कैटाइन में तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे सोडियम है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसी तरह पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इनको आप एसिड्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी तो बेसिक नेचर है, ये तो है ही मेटल्स, इनकी तो नेचर में यही है कि इलेक्ट्रॉनों को डोनेट ही करना। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं सिंपल कैटाइन में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं और ले भी सकते हैं, जबकि मेटल्स के कैटेगरीज के अंदर तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को डोनेट ही कर रहे होते हैं, तो इनको आप एसिड्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, इनके पास देखना, अगर इसके पास H+ आ चुका है तो इसके ऊपर शदीद इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी किसी ने इसे ले लिया, तो इसके ऊपर शदीद इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये दूसरों से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकेगा। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो हम पास क्यों कह रहे हैं कि देखें, हाइड्रोजन के पास, अगर इसको हम दोबारा से बना लें, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसको अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का हासिल करना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा हीलियम की तरह, तो इसको फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप इससे 1 भी निकाल दें तो अब इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहले इसके पास 1 था तो हमने इसको जस्ट 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना था और इसके 2 हो जाने थे इसके वैलेंस शेल्स के अंदर। अब चूंकि आपने उसका 1 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया है तो अभी आपको इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि हर एटम चाहता है डुप्लेट के कानून के मुताबिक कि उसके आखिरी वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या उसके आखिरी वैलेंस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये हमें डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल हमें बताता है। अब इसको डिस्टेंस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी सब्सटेंस अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे तो वो तो बेस कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर डोनर है वो बेस हो जाएगा और जो एक्सेप्टर है वो एसिडिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का पेयर एक्सेप्ट करने वाला है। क्लियर और डिस्टेंस हमारे पास। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस की भी आपको समझ आ गई, उसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं तो उनको हम बेस कहते हैं। और ज़ाहिर बात है जो ये डोनेट कर रहा है तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की कसरत होनी चाहिए, यानी एबंडेंस होनी चाहिए, ताकि ये दूसरे को डोनेट कर सका। तो इनके ऊपर हमारे पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास लोन पेयर्स हैं। इसकी अगर एक 2-3 एग्जांपल और लिख लें, ये AlCl3 जो हमारे पास है और BF3 हमारे पास है। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉनों का पेयर डोनेट कर सके उनको हम बेसिस कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेवाइज कंसेप्ट्स। आप नाइट्रोजन को देख लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। और उसके आखिरी शेल की अगर आप बात करें, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का डिस्टेंस कितना होता है, 7 है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p3 हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये हमारे पास वैलेंस शेल होता है। अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और आखिरी शेल में चूंकि 7 एटॉमिक नंबर है तो आखिरी शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं। अब इसको डिस्टेंस फर्दर कितने चाहिए, इसको फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके पास 8 हो जाए। मैंने बताया ना कि ऑक्टेट के मुताबिक हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, तो 5 तो है इसके पास, फर्दर इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इनको कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर तो इस किस्म की अगर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनों को अगर हम इस तरह यहाँ से डॉट से शो कर लें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इनके नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम हाइड्रोजन वाला शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। ये इंशाल्लाह डिस्टेंस मैं आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पर जस्ट आपको टच दे रहा हूँ कि इन्होंने कैसी ये बॉन्डिंग की हुई है। तो एक हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, हर एक के पास इनकी शेयरिंग की वजह से इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसी तरह उनका और तो सबका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है हाइड्रोजनों का। लेकिन अगर आप इसकी बात कर लें, नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 हाइड्रोजनों के,
जबकि 5 इसके अपने थे। तो ये अगर इसके आप ऐसे बना ले तो ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ भी काउंट होते हैं, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने हाइड्रोजन से लिए और 5 तो उसके पास अपने थे। अब ये ऐसा करने के बाद भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा रह जाता है जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करवा सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से इसको हम बेस कह रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप चीज़ों को पिक कर रहे होंगे कि जैसे मैंने बताया कि लेवाइस हमें कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉनों का पेयर डोनेट कर सके, तो मैंने कहा कि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कसरत होनी चाहिए, एबंडेंस होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके पास होने तो चाहिए ताकि ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये जो पेयर है ये आसानी से किसी को डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को ले लें, जैसे ऐसे हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है, जिसके पास शदीद इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन भी इसके पास नहीं है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन उसको डोनेट कर देता है। और डोनेट भी ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल उसी को देखे और हाइड्रोजन यहाँ से चला जाए, जस्ट उसकी शेयरिंग करवा देता है। शेयरिंग करने से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे और नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होंगे, तो उसकी भी नीड्स पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसको चाहिए भी 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन उसको आसानी से ये NH3 प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप इसको ऐसे बना लें तो ये क्या हो जाएगा, इस किस्म के 3 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ पहले भी लगे हुए थे, एक हाइड्रोजन फर्दर लग जाता है जिसको हम इस किस्म की बॉन्ड से शो करते हैं। जस्ट ये हमारे पास ये जो एरो मैंने ड्रा किया है, ये ऐसा बॉन्ड होता है जो बिल्कुल सिर्फ एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को कुर्बान कर देता है, दूसरे को प्रोवाइड कर देता है और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड में तो जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक का दूसरे यानी पार्टनरशिप होती है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना किसी के साथ, तो जस्ट यहाँ पर कोऑपरेशन है नाइट्रोजन की तरफ से हाइड्रोजन को, तो जस्ट नाइट्रोजन ही उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये इसको हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो अब जस्ट इसकी भी कमी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू लेवाइस ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये आपके पास एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है। इस किस्म की बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप एक दो को भी समझ जाएं तो सारा ही ऐसे ही चल रहा होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब यही NH3 जो हमारे पास इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आप H2O की एग्जांपल ले लें तो H2O में भी हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर फर्दर बनाने से हमारा ये टाइम ज़रा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपको समझाना भी तो है ताकि आपको डिटेल से इस चीज़ की समझ है। ऑक्सीजन के पास आखिरी वैलेंस शेल में ड्यूट्स हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक यहाँ पर हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो 6 है ना। तो 2 हाइड्रोजनों की अटैचमेंट से उन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ काउंट होंगे, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और हर हाइड्रोजन का भी यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर वहाँ पर तो जस्ट एक पेयर था इलेक्ट्रॉनों को जो फ्री पड़ा हुआ था, यहाँ पर 2 पेयर पड़े हुए हैं डियर्स। अब ये भी आसानी से किसी को डोनेट कर सकता है। तो अगर यहाँ पर भी आप इसको ऐसे बनाएं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन ये भी जस्ट प्रोवाइड कर सकता है और इस किस्म का ये जो सब्सटेंस बन जाता है हमारे पास। यहाँ पर H2O बेस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इस चीज़ में हमारे पास ऑक्सोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। उम्मीद है एक और एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ी सी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक के मुताबिक ये जो मैंने बताए थे कि अभी जो मैंने लिखे थे BF3 एंड एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, ये भी हमारे पास लेवाइज एसिड्स हैं। तो ये लेवाइज एसिड कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, बोरान हमारे पास 3rd ग्रुप के अंदर मौजूद होता है और इसके आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनका एटॉमिक नंबर आप लिख लें, बोरान का एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 होता है। तो 1s2 2s2 एंड 2p1।
आखिरी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप इसको ऐसे लिख लें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और चूंकि 5 एटॉमिक नंबर है तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होता है और 7वें ग्रुप में होने की वजह से इसके आखिरी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हर क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अपना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेता है। कितने होते हैं क्लोरीन के पास? 7। तो 2 2 एंड 2 ये 6 ये हो जाएंगे और एक यहाँ पर उसने शेयर किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होगा, उसके साथ भी काउंट होगा, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जबकि यहाँ पर 3 क्लोरीन हमने यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। क्लोरीन लगा लें डिस्टेंस, यहाँ पर फ्लोरीन लगा लें, एक ही बात है, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो यहाँ पर आप देखें हर क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 7 उसके पास होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने बोरान वाला यहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो इनका क्या हो जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्लोरीन का। जबकि सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल जो एटम होता है ये मोस्टली इंतहाई डेफिशिएंट होता है। अगर आप इसके बने तो एक इलेक्ट्रॉन उनका क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन बोरान का, तो तीनों के साथ ये शेयरिंग करने के बाद भी डिस्टेंस 3 तो इसके अपने थे, 3 उन क्लोरीनों के तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जबकि हर एटम को मैंने बार बार बता रहा हूँ उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको फर्दर 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। 6 इसके पास हो जाते हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की शदीद कमी है। तो यहाँ पर अगर NH3 हमारे पास आ जाए, अगर इसको NH3 हमने यहाँ पर बनाया था तो उसके पास एक फ्री में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और ये अगर इसको आसानी से डोनेट कर दे तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस तरह से आसानी से अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस BF3 या BCl3 को दे देता है। अगर इसको आप ऐसे बना लें जनरेशनर्स, ये यहाँ पर आप क्लोरीन भी अटैच कर सकते हैं, फ्लोरीन भी अटैच कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि सिर्फ एक एटम के डोनेशन की वजह से है। और ये जब इसको मिलता है तो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन जब काउंट होगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास लेविस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये हमारे पास लेविस बेस है और ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर को डोनेट कर रहा है। तो ये हमारे पास लेविस एसिड बेसिस। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहें, कुछ को तो मैंने आपको एग्जांपल दिए। यह हमें बताता है कि मोस्टली जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लेविस एसिड होते हैं BF3, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो ये लेविस एसिड्स ही कहलाएंगे। इसके अलावा ऐसे एटम्स जो नेगेटिवली चार्ज हों, ऐसे एटम्स जो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज हों या उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, नेगेटिवली चार्ज हों या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वो हमारे पास मोस्टली बेसिस होते हैं। जैसे NH3 की एग्जांपल ले लें, इनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लोरीन को ले लें, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इसके 7 इसके पास होते हैं, एक किसी से ले लेते हैं नेगेटिवली, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकेगा। इसी तरह आप OH को देख लें, हाइड्रॉक्सिलाइन को, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये सारे के सारे बेसिस हैं। इसी तरह हमारे पास CH3 NH2 मिथाइल अमाइन इसको हम बोलते हैं, और ये इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। इस तरह अल्कोहल जो हो जाते हैं CH3 OH, और यहाँ पर फिर से बिल्कुल वाटर की तरह इसके ऊपर भी यहाँ पे 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसको बेसिस कहते हैं। तो ये तो था हमारा पास ये सारा का सारा एसिड एंड बेस थ्योरी के मुतालिक। सारी थ्योरीज तकरीबन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किसी भी थ्योरीज में आपको मसला हो और कहीं पर आपको पॉइंट समझ नहीं रहा तो लाजमी कमेंट सेक्शन के मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।